नमस्कार साथियों। आज आज मैंने विचार बनाया कि आज टॉपिक से हट के कुछ एक वीडियो आपको बनाया जाए। कुछ असुविधा भी हुई थी, जिसके कारण मैं मैथ का वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और असुविधा वो जब समाप्त हो जाएगी तो मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा मैथ का, लेकिन आप निराश मत होइएगा। और हो सकता है कि चीज़ें स्पष्ट आपको दिखाई ना दे रही हो, क्योंकि यहाँ जिस जगह पे हूँ यहाँ पे कुछ असुविधा है। तो मैं सोचा कि एक शासन व्यवस्था आखिर जो है, ये शासन व्यवस्था है क्या, इसी पे कुछ जानकारी आपको साझा करता हूँ। तो साथियों, शासन व्यवस्था, शासन नामक शब्द जिसका अर्थ परिचालन है, को यूनानी क्रिया कुबेर नाओ से लिया गया है। साथियों, यह प्लेटो द्वारा प्रथम बार सांकेतिक रूप से प्रयोग किया गया था। तत्पश्चात यह शब्द लैटिन भाषा में प्रसारित हुआ तथा वहीं से कई भाषाओं में पहुंचा। दूसरे अर्थ में संचालन की गतिविधि को शासन कहा जाता है, अर्थात राज्य चलाने या राज्य करने को शासन कहते हैं। सामान्य शब्दों में शासन उम्मीदों की परिभाषा करने वाले, शक्ति देने वाले अथवा प्रदर्शन को प्रमाणित करने वाले निर्णयों की पृथक प्रक्रिया भी हो सकती है, अथवा प्रबंधन या नेतृत्व प्रक्रिया का एक विशेष भाग भी हो सकता है। किसी गैर लाभकारी संगठन या व्यवसाय के संबंध में शासन का अर्थ एकीकृत नीतियों, प्रभावी प्रबंधन, मार्गदर्शन, प्रक्रियाओं तथा किसी क्षेत्र के निर्णय संबंधी अधिकारों से लगाया जा सकता है। सामान्यतः लोगों द्वारा इन व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के संचालन या प्रचालन हेतु सरकार की स्थापना की जाती है। सरकार एवं सरकार शब्दों में यदि अंतर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि शासन वह है जो किसी सरकार द्वारा किया जाता है, और सरकार किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक सरकार, भू राजनीतिक सरकार, कारपोरेट सरकार आदि। अतः शासन एक नीति एवं शक्ति प्रबंधन की गतिज प्रक्रिया है जिसे सरकार द्वारा अंजाम दिया जाता है। कई बार शासन शब्द का प्रयोग सरकार के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी होता है। विश्व बैंक के अनुसार समाज के मामलों एवं समस्याओं के प्रबंधन हेतु संस्थागत संसाधनों तथा राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करना ही शासन कहलाता है। कई बार वैकल्पिक तौर पर संस्थाओं व प्राधिकारों के ढांचे का प्रयोग संसाधनों को आवंटित करने हेतु, साझेदारी तथा समाज अथवा अर्थव्यवस्था के गतिविधियों को संचालित करने एवं नियंत्रित करने को भी शासन कहा जाता है। दुनिया का कोई भी सभ्य समाज कारगर और दक्ष शासन की अपेक्षा करता है। समाज को शासन प्रदान करने में मुख्य भूमिका सरकार निभाती है, क्योंकि वह किसी राज्य के 4 बुनियादी तत्वों में से एक होती है। इस प्रकार एक सरकार के बिना कोई भी राज्य संभव नहीं है। सरकार न केवल जनता की सुरक्षा करती है, बल्कि उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा करती है। साथ ही उनका सामाजिक आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करती है। अतः सरकार अनेक संस्थाओं की एक समूह होती है जिसके द्वारा कानूनी उपायों के माध्यम से नियंत्रण का कार्य किया जाता है एवं कानून तोड़ने वालों को दंड दिया जाता है। सामान्यतः एक सरकार अपने कार्यों को अपने अंगों में विभाजित कर देती है तथा हर एक अंग कुछ विशेष कार्य करता है।
शासन के अंग पे अगर हम बात करते हैं साथियों, सामान्यतः किसी भी शासन के प्रायः 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका एवं नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका जो नंबर 1 पे है, जो कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या और विवादों का निपटारा करती है। शासन के इन तीनों अंगों का ढांचा इसी प्रकार का होता है जिससे जिसके तहत वे अच्छे प्रकार से अर्थात समुचित ढंग से अपने कार्य पूरा कर सके। यह ढांचा तीनों अंगों के बीच सख्त विभाजन की व्यवस्था पर टिका है। प्यारे साथियों, किसी भी शासन के तीनों अंगों के बीच सख्त विभाजन की इस व्यवस्था को शक्तियों का अलगाव कहते हैं। शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। विधायिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे कानून बनाते हैं जिनसे जनता शासित होती है। इसलिए विधायिका में जनता का निष्पक्ष और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिशें की जाती है। प्यारे साथियों, विधायिका के बनाए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में नौकरशाही की बड़ी भूमिका होती है। अतः कार्यपालिका में कुशल, सक्षम एवं दक्ष लोगों का होना अत्यंत आवश्यक है। सरकार का तृतीय अंग न्यायपालिका है जिसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना है तथा यह कानूनों एवं संविधान के अनुसार मुकदमों का फैसला करती है। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति प्राप्त है जिसने गत वर्षों में न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। अतः इन सारे दायित्वों हेतु न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना आवश्यक है। इस प्रकार किसी भी शासन के अंगों की अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं। इसके अलावा वे एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। माना जा सकता है कि वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था इन तीनों के सामंजस्यपूर्ण कार्यकलाप से ही स्थायित्व तथा जीवन शक्ति प्राप्त करती है। मोटे तौर पर शासन को 3 मुख्य विशेषताओं से चिन्हित किया गया है। प्यारे साथियों, नंबर 1 किसी देश के राजनीतिक शासन का स्वरूप जैसे संसदीय, अध्यक्षीय, सैनिक या नागरिक। नंबर 2 देश के सामाजिक या आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन के तरीके। नंबर 3 नीतियों के निर्माण व कार्यान्वयन के लिए सरकार की आवश्यक क्षमता। तो मैं आपसे उम्मीद और आगे करूंगा कि आप सुन रहे होंगे। इसके अतिरिक्त शासन करने के सामान्यतः 3 तरीके माने जाते हैं जैसे नंबर 1 सामुदायिक संगठनों की साझेदारी द्वारा या लोक निजी भागीदारी के नेटवर्कों को सम्मिलित करके, 3P के नेटवर्कों को सम्मिलित करके। नंबर 2 टॉप डाउन पद्धति जिसमें मुख्यतः सरकारें एवं राज्य की नौकरशाही भी सम्मिलित होती है। नंबर 3 बाजार प्रक्रियाओं के प्रयोग द्वारा जहां संसाधनों का आवंटन सरकार के नियमों के अंतर्गत काम करते हुए बाजार की प्रतियोगी नीतियों द्वारा होता है। तो उम्मीद करूंगा यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।